नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहां से जनवरी से स्टार्ट करके रेगुलर लगातार करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर में सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद भारत के संदर्भ में जो कि आपके आर्थिक, चाहे आर्थिक परिदृश्य से हो, चाहे आपके खेल कूद से, चाहे साइंस टेक से, और जो भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं, उन सब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब का अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस उनसे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ आयोजन इसका किया गया। तो इसके अलावा जितनी भी इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, चाहे उसकी डेट की बात करें, चाहे उसकी थीम की बात करें, क्या इसका उद्देश्य था, ये सारी बातें अपन इससे के संदर्भ में जानते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आयोजन कब किया गया। तो 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया 2026 को, और ये हमें पता है कि एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय ये प्रोग्राम था। 12 जनवरी 2026 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। थीम की बात करें, क्या थीम रखी गई थी, किस थीम पर आयोजित किया गया था, तो हमें पता है राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना था। ठीक है, तो यहाँ से इसकी थीम भी इसी पर आधारित थी, विकसित भारत, विकसित राजस्थान। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर इसका आयोजन किया गया। अगली इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या उद्देश्य था। ठीक है, सरकार का इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो राज्य के जो युवा हैं उनकी जो कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है, उसको एक सशक्त मंच प्रदान करना था राज्य का इस प्रोग्राम को लेकर उद्देश्य। ठीक है, तो कला, प्रतिभा, युवाओं की जो नेतृत्व क्षमता है, रचनात्मकता को सशक्त मंच प्रदान करना सरकार का इसका उद्देश्य था। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी होंगी कि भाई 12 जनवरी 2026 को आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय प्रोग्राम जयपुर में आयोजित किया गया था, विकसित भारत विकसित राजस्थान जिसकी थीम थी, और युवाओं में कला, प्रतिभा, उनकी नेतृत्व क्षमता थी, उसको एक सशक्त मंच प्रदान करना सरकार का उद्देश्य था। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से सरकार ने इस प्रोग्राम के साथ कुछ और लॉन्च किया, जैसे युवाओं के लिए युवा नीति जारी की, इसके अलावा रोजगार नीति जारी की, और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, मतलब सरकार चाहती है कि भाई विकसित भारत होगा। विकसित भारत कब होगा, जब राज्य के जो युवा हैं वो उद्यम की ओर प्रोत्साहित होंगे तथा अपनी कला, उनकी प्रतिभा, उनको क्षेत्र में उनकी क्रिएटिविटी को स्थान मिलेगा, तब ये विकसित भारत अपना जो अचीवमेंट है 2047 का, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए इस सब का आयोजन, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं आज की डेट में सरकार के, वो इसी थीम पर आधारित हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कि राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव है वो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये सारी चीजें हमने देखी। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई 12 जनवरी को क्यों आयोजन किया गया इसका। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, जो कि युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात देखें तो इन्होंने विश्व धर्म संसद जो शिकागो में आयोजित हुई थी 1893 में, उसका पार्टिसिपेट किया गया था।
और 1897 में इन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमें इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं। देख लीजिए भाई, 7 से 12 जनवरी को विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर ये आधारित था। युवाओं की कला, प्रतिभा, उनकी नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना था। राजस्थान की युवा नीति जारी की गई 2026 को, रोजगार नीति से अवसर पर जारी की गई और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। यहाँ से यूथ आइकन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। वे युवा जिन्होंने कुछ क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए, उनको ये यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में सही है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को जारी किया है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई ये पॉलिसी किससे संबंधित है, क्या इसमें प्रावधान है, ठीक है, कब ये जारी की गई। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि भाई ये एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है। इसका मतलब एरोस्पेस विमानन क्षेत्र और डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, राज्य में इन दोनों क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में और डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। अब निवेश प्रोत्साहित होगा, इसका मतलब सरकार चाहती है राज्य में किसको, एमएसएमई को प्रमोट करना। ठीक है, एमएसएमई को प्रमोट करना चाहती है, सूक्ष्म लघु माइक्रो जो उद्योग हैं इन उद्योगों को प्रमोट करना चाहती है। साथ ही सरकार चाहती है स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें फाइनली सरकार डेवलप करना चाहती है प्रदेश में। तो इसमें दो कैटेगरी बनाई सरकार ने, एक तो विनिर्माण के सेक्टर है अपना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होंगी, और दूसरा है सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं ऋण के, इसके बारे में हमें देखना होगा। तो यहां से दो कैटेगरी हैं, पहला है विनिर्माण कैटेगरी और दूसरा है सेवा क्षेत्र। इन दोनों में कितने कितने ऋण का प्रावधान किया गया है? तो सरकार ने इन दोनों में तीन तीन कैटेगरी बताई। पहली है लार्ज, दूसरी है मेगा और तीसरी है अल्ट्रा मेगा। ठीक है, सिमिलर इसमें भी तीन क्षेत्र हैं, पहला है लार्ज, दूसरा है मेगा और तीसरा है अल्ट्रा मेगा। ठीक है, अब इसमें कितने कितने ऋण का प्रावधान किया गया है ये हमें याद रखना है। तो जो लार्ज कैटेगरी है इसमें इन्होंने बताया, आप देखिए दो सेक्टर हैं, विनिर्माण और सेवा सेक्टर। तो विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी उसमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, और इसमें बताया इसकी लिमिट थी कितनी, 50 से 300 करोड़। ठीक है, 50 से 300 करोड़ रुपए। मेगा के अंतर्गत 300 से 1000 करोड़ रुपए, और अल्ट्रा लार्ज में 1000 करोड़ से अधिक इसमें निवेश किया जाएगा, 1000 करोड़ से अधिक। ठीक है, इसी तरह से सेवा सेक्टर में देखना होगा, लार्ज कैटेगरी में, मेगा और अल्ट्रा मेगा में। तो यहां से इन्होंने बताया भाई लार्ज कैटेगरी में 25 से 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, फिर मेगा कैटेगरी में 100 से 250 करोड़ रुपए निवेश करना होगा, और यहां से जो अल्ट्रा मेगा कैटेगरी है उसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश करना होगा। तो ये जो पॉइंट है इस स्कीम का वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई विनिर्माण सेक्टर और सेवा सेक्टर, इसमें तीन कैटेगरी हैं, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। लार्ज में 50 से 300 करोड़, मेगा में 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से अधिक। इसी तरह सेवा सेक्टर में लार्ज में 25 से 100 करोड़, मेगा में 100 से 250 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम का, इस जो पॉलिसी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। फिर यहां से आप देखिए ऑप्शन में, इसके अंतर्गत
7 वर्षों तक राज्य कर के 75% पुनर्भरण का विकल्प है। जो एसजीएसटी है, सरकार क्या लगाती है? एसजीएसटी लगाती है। जो एसजीएसटी है स्टेट का, उसका 75% पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये विकल्प इसका सही है। अब इसके दूसरे स्टेटमेंट देखिए, इसके तहत सेवा क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा श्रेणी में 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। हमने देखा सेवा, अब यहां से याद रखना होगा भाई, सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है, सेवा क्षेत्र में कौन सा अल्ट्रा मेगा की बात कर रहा है, और इसमें 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। तो यहां से देखिए बिल्कुल सही बात है कि भाई सेवा क्षेत्र की जो अल्ट्रा मेगा कैटेगरी है उसमें 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके तहत 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है। 7 वर्षों तक बिजली शुल्क है, मंडी शुल्क है, इसमें भी 100% छूट का इनको प्रावधान किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। यहाँ से तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका मतलब सत्य कथन हमसे पूछा है, और सत्य कथन पूछा है तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई कि ये पॉलिसी कब जारी की गई, इस पॉलिसी को कब लागू किया गया। इसकी डेट याद रखनी है कि ये 21 जनवरी 2026 को इस पॉलिसी को लागू किया गया था, 21 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, चाहे प्री के हिसाब से बात करें, चाहे मेंस के हिसाब से, चाहे साइंस टेक के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन सबसे पहले यही बनेगा कि राजस्थान में एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कब लागू की गई, तो हमें याद रखना है 21 जनवरी 2026 को ये पॉलिसी लागू की गई। फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिसी का वो यही है, इसमें ऋण का प्रावधान कितना है। तो हमने देखा इसमें दो क्षेत्र हैं, एक तो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब इसकी भी तीन तीन क्षेत्र हैं, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। इसमें ऋण का प्रावधान कितना है, तो हमने देखा विनिर्माण के क्षेत्र में 50 से 300 करोड़ रुपए, 300 से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से अधिक का प्रावधान है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र में कितना था, सेवा क्षेत्र में आपने देखा 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए, मेगा में 100 से 250 करोड़ और आपके अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। एसजीएसटी जो स्टेट की जीएसटी है उसमें 75% पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अलावा मंडी शुल्क और जो आपका विद्युत शुल्क है, मंडी शुल्क और विद्युत शुल्क है, इसमें 100% छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ विशेषता हैं जिनको हमें याद रखना होगा प्री और मेंस के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की सरकारी श्रेणी के तहत किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में देखिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इन्होंने पूछा है कि सरकारी श्रेणी के तहत किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में दे रखा है हमारे सामने अर्तिका शुक्ला, आरती डोगरा, टीना डाबी, रवि सिहाग। तो नाम से ही क्लियर है कि राजस्थान के कुछ कलेक्टर्स हैं, इनमें से किसी को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है सरकारी श्रेणी के तहत। तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया होगा इन्होंने किसी ने, तो उसके लिए ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ से हमें याद रखना है कि भाई इन्होंने सरकारी श्रेणी में ये अवार्ड हमसे पूछा है। इसका मतलब यहाँ कुछ इसकी कैटेगरी रही होंगी, जिसमें से एक कैटेगरी आपकी सरकारी श्रेणी, दूसरी इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी आपकी उद्योग कैटेगरी, ठीक है, तीसरी है एक व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में दो पार्ट हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और व्यक्तिगत भवन। ठीक है, और यहां से आपकी एक सरकारी भवन और नगरीय नगरीय निकाय। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछा क्या गया सरकारी श्रेणी में, तो सरकारी श्रेणी में ये जो अवार्ड है आपको अर्तिका शुक्ला जी को दिया गया है। अर्तिका शुक्ला, अर्तिका शुक्ला वर्तमान में अलवर कलेक्टर लगी हुई हैं। इन्होंने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कैटेगरी है हमारी उद्योग कैटेगरी के बारे में हमें याद रखना है। उद्योग कैटेगरी में ये दिया गया है श्री सीमेंट को। श्री सीमेंट की खुसखेड़ा यूनिट है, खुसखेड़ा में, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, कोटपुतली, भैरोड जिला। ठीक है, तो ये अवार्ड इन्हें उद्योग की कैटेगरी में दिया गया है। सरकारी श्रेणी में अर्तिका शुक्ला जी को दिया गया है और उद्योग की कैटेगरी में श्री सीमेंट को ये प्रोवाइड किया गया है खुसखेड़ा
यूनिट को, ये हमें याद रखना है। अब ये अवार्ड किसने दिया है भाई? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, तो आपके RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राजस्थान की जो अक्षय ऊर्जा निगम है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसकी स्थापना किस कब हुई थी भाई? ये हमें याद रखना है, अगस्त 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। RRECL की स्थापना कब हुई? अगस्त 2002 में। इसको भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। और यहाँ से इस अवार्ड के बारे में देखा, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सरकारी श्रेणी में किसे दिया गया है? तो अर्तिका शुक्ला जी को ये अवार्ड दिया गया है। वर्तमान में ये अलवर कलेक्टर है। उद्योग की कैटेगरी में हमने देखा श्री सीमेंट को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये पहचानना है कि हमसे सत्य कथन पूछा या असत्य कथन, तो यहाँ से सत्य कथन की पहचान हमें करनी है। अभी हमने बात की थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की, तो कब इसको लॉन्च किया गया था, यहाँ से देख लेंगे। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, इसको हमें याद रखना है 12 जनवरी 2026 को इसको लागू किया गया, ठीक है। अभी हमने देखा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था 12 जनवरी को, और उसी दिन इस योजना को लागू किया गया। अब इसको नाम से देखिए, क्या कहती है इसकी? मुख्यमंत्री है युवा स्वरोजगार योजना, मतलब युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है, ठीक है। फिर बात की युवाओं के लिए है, तो इसमें युवा किसको माना जाएगा? तो यहां से सरकार का लक्ष्य क्या था? सरकार का लक्ष्य की बात करें या सरकार के उद्देश्य की बात करें, तो प्रदेश के 1 लाख युवाओं को किसके क्षेत्र में? उद्यम के क्षेत्र में सहायता प्राप्त प्रदान करना, ठीक है। उद्यम स्थापित करने में सरकार 1 लाख युवाओं की मदद करेगी, ठीक है, ये सरकार का उद्देश्य था। अब बात करें युवाओं को, अब युवाओं की मदद करेगी तो युवा किसको माना जाएगा भाई? तो युवा माना जाएगा जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको युवा माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है वो कहाँ का होना चाहिए? राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियर है कि 12 जनवरी 2026 को ये योजना लागू की गई और सरकार का लक्ष्य था कि 1 लाख युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना। युवा किसको माना जाएगा? जो 18 से 45 वर्ष का है और राजस्थान का निवासी हो। ये इसके लिए क्या थी? शर्तें थी, ठीक है। अब यहां से बात करें सरकार कितनी मदद करेगी। सरकार का प्रावधान था कि हम मैक्सिमम मदद करेंगे 10 लाख रुपए। तो सरकार ने यहाँ कैटेगरी बनाई, सरकार ने यहाँ कैटेगरी दी, 2 कैटेगरी, ठीक है। वो कैसे कैसे है कि एक तो वे युवा जो 8 से 12वीं पास है और दूसरे वे युवा जो स्नातक पास है, दोनों के लिए प्रावधान किया। फिर इसमें सरकार ने बताया 2 क्षेत्र हैं दोनों के लिए, एक तो विनिर्माण का क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र। यहां पे भी सेम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है। अब आपने अभी देखा था एरोस्पेस पॉलिसी में कि विनिर्माण के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या लगेगा? ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सेवा क्षेत्र में कितना मदद की जाएगी? जो आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी 3.5 लाख रुपए और विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए का सरकार मदद करेगी, ठीक है। वही स्नातक है तो थोड़ा पैसा ज्यादा सरकार देगी। तो सेवा क्षेत्र में कितना देगी? सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए का प्रावधान है और आपके विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ऋण का, ठीक है। 10 लाख रुपए की सरकार मैक्सिमम मदद करेगी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस ऋण की गारंटी है, इस ऋण का यह है कि यह गारंटी मुक्त है, किसी भी प्रकार का गारंटर की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है ब्याज मुक्त, ठीक है। इस ऋण की ये 2 खास विशेषताएं। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में हमें ये सारे पॉइंट हमें याद रखने होंगे कि भाई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ये क्वेश्चन तय है किसी ना किसी एग्जाम में
जरूर आपको देखने को मिल जाएगा अवश्य रूप से। ठीक है, पहली बात याद रखनी है, कब लागू की गई? 12 जनवरी 2026 को लागू की गई। सरकार का उद्देश्य था 1 लाख युवाओं को रोजगार से प्रदान करना या उनकी स्वरोजगार के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, 1 लाख युवाओं को, युवा किसको माना जाएगा? जो 18 से 45 वर्ष का है और राजस्थान का निवासी होना चाहिए। फिर बात की भाई मैक्सिमम सहायता कितनी प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा? 10 लाख रुपए तक। ये भी कैसी है? ब्याज मुक्त है और गारंटी मुक्त है, किसी की कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो युवा युवा जो 8 से 12वीं पास हैं और जो स्नातक हैं। इसमें दो सेक्टर हैं, कौन सा? आपका सेवा सेक्टर और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब इसमें किस तरह से मदद है? तो सेवा क्षेत्र में 3.5 लाख और विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक वाले युवाओं को कितना? 5 लाख और मैक्सिमम इसमें विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई मुख्यमंत्री, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के स्नातक में विनिर्माण कैटेगरी के अंतर्गत अधिकतम कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 10 लाख रुपए की सहायता राशि मदद इसके द्वारा सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो बात है, ये तो रहा सेपरेट। अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप में काम कर रहा है, तो उसके 51% जो शेयर हैं वो किसके होना चाहिए? युवाओं के नाम होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप में 51% शेयर युवाओं के पास होना चाहिए। इस पार्टनरशिप में ये शर्त है। बाकी ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देख लीजिए इस स्कीम के बारे में। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 2 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। ये 2 लाख नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है 1 लाख युवाओं को उद्यमी सरकार को बनाना है। स्नातक स्तर के युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। ठीक है, तो हमने देखा भाई सेवा और व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपए का है, नहीं ये भी गलत है। इसमें तो अधिकतम 10 लाख रुपए है प्रावधान, व्यापार क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो यहां से अपने को एक बार फिर देखना होगा, देखिए ध्यान से देखना होगा, सेवा और सेवा, इन्होंने क्या पूछा है? सेवा और व्यापार क्षेत्र पूछा है। सेवा और व्यापार क्षेत्र में तो सही बात है, सरकार कितनी मदद करेगी? 5 लाख रुपए की ही मदद करेगी। यहाँ विनिर्माण क्षेत्र में सरकार कितना मदद करेगी? 10 लाख रुपए की सहायता देगी, लेकिन सेवा क्षेत्र में कितनी? 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है 8वीं से 12वीं पास युवाओं को विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम 7.5 लाख रुपए का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख था और इनके लिए सेवा क्षेत्र में कितना था? 3.5 लाख का प्रावधान था। इसके तहत 50,000 रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान है। ये भी सही बात है, यहाँ नोट कर लेंगे। इसमें जो मार्जिन मनी है, इसमें कितनी है? यहाँ मार्जिन मनी है, सरकार दे रही है 35,000 रुपए की, 35,000 रुपए मार्जिन मनी। और यहाँ आपके स्नातक में कितनी दे रही है? 50,000 रुपए की मार्जिन मनी का प्रावधान है। तो ये एक पॉइंट है, इसको भी हमें याद रखना है। तो ये प्री और मेंस दोनों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो राइट है और सत्य कथन हमसे पूछा है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 2 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना नहीं है, 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान ऋण वितरण में कौन से स्थान पर रहा? तो हमें पहले तो इस स्कीम को बारे में जानना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित है। तो सबसे पहले तो जानना होगा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कि ये योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो कारीगरों से संबंधित। विश्वकर्मा किसको कहा जाता है? कारीगरों को कहा जाता है। कारीगर कौन से? जैसे हस्तशिल्प का काम करते हैं, कोई बढ़ईगिरी का काम करता है, कोई मिट्टी से रिलेटेड, माटी कला से संबंधित है, और इस तरह से इन सब लोगों को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा कहा जाता है। और इस तरह से इसमें कितनी ट्रेड शामिल है? 18 ट्रेड इसमें सम्मिलित हैं। कारीगरों की कैटेगरी 18 प्रकार के कारीगरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब सरकार का इनको पर्पज क्या था? सरकार चाहती है कि
ये जो 18 ट्रेड्स हैं, इनकी जो कला है, हस्तशिल्प, उसका संरक्षण हो। उस संरक्षण कैसे होगा? तो ये सरकार इनको क्या करेगी? इनके लिए सरकार कौशल प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा इनको कोई उपकरण चाहिए, टूल किट, वो प्रोवाइड कराएगी और कुछ आर्थिक मदद करेगी, सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये 3 कैटेगरीज इसमें थी। ठीक है, अब सरकार ने यहां से देखा, पूछा राज्य सरकार ने कि राजस्थान ऋण वितरण में कौन से स्थान पर रहा। तो जो आर्थिक सहायता के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश भर में सेकंड पोजीशन पर रहा है। राजस्थान सरकार ने इनको एवरेज जो पैसा दिया है, लगभग 87,000 रुपए की मदद की है। 87,000 राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, यहां से जो कि औसत है, अन्य राज्यों का जो औसत है उससे कहीं ज्यादा है, 87,000 रुपए। इस प्रकार राजस्थान पूरे देश भर में सेकंड पोजीशन पे रहा है। वहीं कौशल प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान कराने के संदर्भ में राजस्थान की 3rd रैंक है। ठीक है, तो राजस्थान कौशल प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने में 3rd रैंक पर है, और ऋण प्रदान करने में लगभग राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बात की, भाई कब से ये चालू की गई? तो ये आपके 17 सितंबर 2023 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कौन चला रहा है इसको? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, कौन चला रहा है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर 2023 से ये योजना चलाई गई है। 17 सितंबर 2023 से ये आपने देखा, कारीगर 18 ट्रेड के शामिल है, कौशल प्रशिक्षण, उपकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें राजस्थान सेकंड पोजीशन पर रहा है, और इसमें कौशल प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने में राजस्थान 3rd रैंक पर है। तो यहां से राजस्थान की द्वितीय रैंक रही है, और बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में पूछा गया। हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया, तो कहां इसका आयोजन किया गया, किसने इसका आयोजन कराया? ठीक है, और ये इंडिया स्टोन मार्ट किससे संबंधित है? यहां से क्लियर है कि स्टोन से संबंधित है। जो इंडिया स्टोन मार्ट होता है, इसको पत्थर का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। क्या है ये? पत्थर का महाकुंभ है। ठीक है, तो पत्थर पर जितनी भी नक्काशी की जाती है, विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, उनका एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये क्या कहलाता है? इंडिया स्टोन मार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसका आयोजन कौन करता है, ये हमें याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था जो उद्योगों के लिए काम करती है, वो है रिको। इसके साथ एक लघु भारतीय उद्योग। ठीक है, रिको, लघु भारतीय उद्योग, और सीडॉस। सीडॉस क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। पत्थर को प्रोत्साहित करने के लिए एक सेंटर फॉर बनाया गया, डेवलपमेंट के लिए ऑफ स्टोन्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, लघु भारतीय उद्योग और रिको के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये तीनों संस्था इसका आयोजन करती हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये हमें याद रखना है। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया है? सिंपल सी बात है, आयोजन तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि जयपुर में आयोजन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का ये है कि रिको, लघु भारतीय उद्योग और सीडॉस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य की किस पंचायत को आधिकारिक तौर पर राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बनाया गया है? पूछा गया है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को पूर्णतः जैविक होने का अवार्ड दिया गया है? अवार्ड क्या, पूरी तरह से उसको पंचायत को जैविक घोषित कर दिया गया, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ये ऐसी कैस पहली ग्राम पंचायत है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत का खिताब जीतने वाली कौन सी पंचायत बन गई है? तो ये है आपकी, ये याद रखना है, बामनबास कांकर। बामनबास कांकर, ये जो आपकी पंचायत है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जो जिला है, इसमें ये पंचायत है बामनबास कांकर, ये नाम हमें याद रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आगने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या रही हैं? यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने शपथ ली है कि हम खेतों में किसी भी प्रकार के रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में इससे 1500 हेक्टेयर भूमि पर 1500 हेक्टेयर भूमि जो कृषि भूमि है, 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि और 6000 पशुधन को 6000 पशुधन को क्या मिला है? जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, इसका मतलब पशुधन को दिया गया 6000 पशुधन को, मतलब पशुओं को जो चारा वगैरह है वो भी अपन नहीं खिलाएंगे, पूर्णतः जैविक ही उनको खिलाया जाएगा। और जो 1500 हेक्टेयर भूमि है उसमें अपन अभी वर्तमान में इनको जैविक प्रमाण पत्र होने का ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें लगभग 52 कांकर जो एरिया है उसमें 7 गांव इसमें सम्मिलित हैं, 7 गांव इसमें सम्मिलित हैं 52 कांकर के आसपास की जो बस्तियां हैं इस तरह से, तो ये हमें याद रखना है। और ये देखिए राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये उत्तर पश्चिम भारत की भी लगभग पहली है। अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाता है कि ये उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत भी ये बन गई, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई जाएगी तो पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत को उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, तो वही बामनवास कांकर कोटपुतली बहरोड जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान शहद उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है शहद उत्पादन से संबंधित, तो इसमें हमें देखना होगा कि भाई पहले स्थान पर शहद उत्पादन में यूपी है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल है, तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम सॉरी क्या है पंजाब पीबी। ठीक है, चौथे स्थान पर आपका है बिहार और 5वें स्थान पर है आपका राजस्थान। यहां से हम देखेंगे यूपी के बारे में, तो यूपी है वो लगभग आपका 17% योगदान देता है शहद उत्पादन में, और राजस्थान 9% योगदान है। राजस्थान का कितना? राजस्थान का लगभग 9% योगदान है, जबकि यूपी का 17% योगदान के साथ ये पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ये बात सही है। राजस्थान शहद उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित हुआ है, यस 5वें नंबर पर राजस्थान है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि भाई भरतपुर में क्या शहद मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र की हाल ही में घोषणा की गई थी कुछ दिन पहले, ये हमें याद रखना है कि शहद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, ये भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। पहला देवड़ावास टोंक में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन उसको चेंज करके भरतपुर किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो भरतपुर इसका आंसर होगा। और शहद उत्पादन में राजस्थान 5 राज्यों में सम्मिलित हो गया है, शीर्ष राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, बी स्टेटमेंट अपना राइट है, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए, प्राकृतिक खेती महाअभियान के तहत चयनित किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी? आप देखिए प्राकृतिक खेती महाअभियान सरकार ने एक योजना चलाई है, प्राकृतिक खेती महाअभियान चलाया है। सरकार क्या चाहती है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया प्राकृतिक खेती महाअभियान। कौन सा? प्राकृतिक खेती महाअभियान, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। अब एक्चुअली केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही एक प्रोग्राम संचालित है, कौन सा? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो इस प्रोग्राम के तहत
सरकार क्या कर रही है, 2.25 लाख मतलब 2.25 लाख किसानों को लाभान्वित सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें ऋण का प्रावधान है 60-40 का, मतलब 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन 2.25 लाख किसानों को, 2.25 लाख किसानों को दिया जाता है। ये तो इस प्रोग्राम के बारे में बात कही, ठीक है। अब सरकार ने कहा कि भाई राज्य सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया। कौन चला रहा है इस प्रोग्राम को, मतलब प्राकृतिक खेती महाअभियान है, वो राज्य सरकार चला रही है। और राज्य सरकार ने कहा कि हम 25,000 किसानों को, राज्य सरकार 25,000 किसानों को इसको लाभान्वित कर देगी। तो इस तरह से इन किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्राकृतिक खेती महाअभियान के तहत चयनित किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जा रही है। तो सरकार का लक्ष्य था कि प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। तो 2.25 लाख तो इस प्रकार से हो गए, 25,000 किसान इस तरह से हो जाएंगे। इन 25,000 किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भाई प्राकृतिक खेती महाअभियान के तहत जो चयनित किसान हैं उनको प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो 4,000 रुपए प्रति एकड़ राशि ये प्रदान की जाएगी। इससे पहले इस प्रकार टोटल लाभान्वित किसान कितने हो जाएंगे, 2.50, ठीक है। 2.5 लाख किसान इससे लाभान्वित हो जाएंगे, 2.5, ठीक। तो ये इसके बारे में हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा प्राकृतिक खेती महाअभियान के संदर्भ में। ये भी पूछा जा सकता है कितने किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है इससे। तो टोटल बात करेंगे तो 2.5 लाख किसान हैं और सरकार के द्वारा इसमें 25,000 किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि प्रदान की जाएगी। तो बी ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान डिस्कॉम्स को पीएम कुसुम योजना के किस कंपोनेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें पता है पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, पहले तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इस ऊर्जा का इस स्कीम का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान और महाअभियान, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट में अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो सरकार का पर्पज है एक तो किसानों की आय को दुगनी करना। तो इसलिए इस किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है। अब इसी के लिए एक एनर्जी सेक्टर में स्कीम चलाई गई है कि किसानों को बिजली समय पर मिले। इसके लिए सौर ऊर्जा और आपकी नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करना था सरकार को। तो ये स्कीम लागू की गई। किसानों को हमने देखा है खेतों में पानी देने के लिए रात में बिजली मिलती है, तो सरकार चाहती है कि किसानों को दिन में ही बिजली मिले। इसके लिए ये योजना चालू की गई, पीएम कुसुम योजना, ठीक है। अब यहां से हमने देखा इसके 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी और सी। कंपोनेंट ए में प्रावधान किया गया है कि हमें नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हैं, ये तो कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट बी में क्या है, जो सौर ऊर्जा पंप है, नए सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना करती है कंपोनेंट बी के तहत। और कंपोनेंट सी में है कि जो पुराने जो संयंत्र लगे हुए हैं, वाटर पंप लगे हुए हैं खेतों पर, उनको सौर ऊर्जा से संचालित किया जाए। सरकार का ये प्रावधान था सी में, कंपोनेंट सी में। तो इस कंपोनेंट सी में पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी में सरकार को ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा, गोल्ड अवार्ड। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किस कंपोनेंट में दिया गया है, तो ये है आपके कंपोनेंट सी में। लगभग 899 इससे किसानों को 899 आपके जो पंप हैं, ठीक है, उनको सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। और इससे लगभग कितने किसान, आपके 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है, ठीक है। 899 पंपों को सरकार ने इसमें कन्वर्ट कर दिया और इससे लगभग 1.5 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि हाल ही में भाई पीएम कुसुम योजना के तहत किस कंपोनेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो कंपोनेंट सी के तहत ये अवार्ड दिया गया है। किसने रिसीव किया था, तो राजस्थान डिस्कॉम की जो चेयरमैन है आरती डोगरा मैडम, उनको ये अवार्ड उन्होंने रिसीव किया था दिल्ली में, ठीक है।
तो यहां से याद रखना है भाई, कंपोनेंट सी के तहत ये अवार्ड मिला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा अभियान 2.0 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इस अभियान के बारे में जानना होगा कि भाई प्रेरणा अभियान क्या है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेरणा, यहां से सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन अगर सिंपली इतना भी पूछा जाए कि प्रेरणा अभियान का संबंध क्या है, तो सरकार मातृ और जो शिशु हैं उनकी क्या चाहती है, स्वास्थ्य पर फोकस रखना चाहती है। मातृ और शिशुओं की जो स्वास्थ्य है उस पर फोकस रखना चाहती है। उसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया, प्रेरणा अभियान। ठीक है, इसके लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहां से देख लिए इसकी फॉर्म क्या है। सबसे पहले प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और तीसरा है न्यूट्रिशन अवेयर। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है प्रेरणा की, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ठीक है, अब इसके तहत यहां से ही क्लियर हो जाएगा कि इसके क्या क्या प्रावधान है। जैसे ही पहली बात आई प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, तो यहां से हमें ये हो गया कि भाई किस किस को लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ से तो गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जो 0 से 6 वर्ष के बालक हैं, शिशु हैं, बालक की बात करें, बालकों को, बच्चों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। तीसरे, जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, आकांक्षी जिले, उनके किशोरियों को ये लाभान्वित होंगे इस। ठीक है, तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं प्रेरणा के अंतर्गत, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को प्रमोट करना है, इसका देखभाल करनी है। किस किस की, गर्भवती महिलाओं की, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और आकांक्षी जिलों की किशोरियों को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा। अब क्या क्या ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन अवेयरनेस। अब इस न्यूट्रिशन अवेयरनेस के बारे में देखें तो ये क्या कहता है कि भाई न्यूट्रिशन मतलब बच्चों की, मतलब क्या क्या पोषण प्रदान किया जा रहा है, उनके खाने का ध्यान रखना होगा हमें, क्या इनको खाना देना है, समय पर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जो शुरू के 0 से 1000 जो डेज हैं, प्रथम 1000 दिन, 1000 दिवस हैं, प्रथम 1000 दिवस, उनको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिशन अवेयरनेस में जो पोषण ट्रैकर ऐप है सरकार की, पोषण ट्रैकर, उस पर लंबाई और जो वजन है उसको अपडेट करना है। आंगनबाड़ियों में रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके अंतर्गत बताई गई हैं प्रेरणा अभियान के तहत, कि बच्चों का आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना है, जीवन के जो प्रथम 1000 दिन हैं उनको ध्यान में रखना है, पोषण ट्रैकर पर उनका लंबाई और वजन को अपडेट करना है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात हो गई, जैसे कि 0 से 1000 दिवस। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के तहत गर्भवती महिलाओं का, जैसे अगर प्रेग्नेंट है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। और फाइनली फोकस क्या है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य से ये संबंधित है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कहता है क्वेश्चन, कि इसका संचालन निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा किया जा रहा है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिल्कुल सही बात है कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कब प्रारंभ हुई थी, ये आपके 2 अक्टूबर और 1975 से ये संचालित हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है
कि भाई समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 से इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य देखा, गर्भवती महिलाओं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और आकांक्षी जिलों की किशोरियों को पोषण सेवाओं से इसको जोड़ना है। ठीक है, तो गर्भवती महिला, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और आकांक्षी जिले। अब आकांक्षी जिलों के बारे में हम देखना होगा कि भाई राजस्थान के कौन से आकांक्षी जिले हैं। तो ये प्रोग्राम राज्य में 5 जिलों में संचालित है, जिसमें आपका बारां, जैसलमेर, सिरोही और अगला है आपका करौली और धौलपुर। करौली, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर और बारां राजस्थान के ये 5 जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण सुनिश्चित करना, ये हमने देख लिया था। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन अपने को करना है। किसका पूछा गया, सत्य कथन की पहचान करनी है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं अपने को। पहली इंपॉर्टेंट बात, प्रेरणा अभियान का संबंध किससे है, तो शिशु और मातृ स्वास्थ्य से ये संबंधित है। इसमें जो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, 0 से 1000 दिवस जो प्रथम जीवन के दिवस हैं उनको ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराना है। पोषण ट्रैकर जो ऐप है उस पर अपडेट करना है लंबाई और वजन। और इन 3 बात, गर्भवती महिला, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और आकांक्षी जिलों की किशोरियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत हमें सम्मिलित करना है। जिला और क्लस्टर अपने सामने दे रखे हैं। एकीकृत क्लस्टर, एकीकृत मतलब एकीकृत करना है, क्लस्टर बनाना है मतलब कोई विशेष जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक विशेष पहचान है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में कृषि उपकरणों से संबंधित है तो कहीं स्टोन कार्विंग से संबंधित काम किया जाता है। उन सबको सरकार क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। सरकार का एक ही उद्देश्य है, @2047 विकसित राजस्थान। इसके लिए हर एक प्रकार से राजस्थान सरकार क्या चाहती है, निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है। चाहे आपने इससे पहले देखा, सरकार युवा नीति लाई, रोजगार नीति लाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लेके आई। अभी हमने देखा एरोस्पेस एंड डिफेंस के क्षेत्र में पॉलिसी लेके आई है। और इसी के तहत एक एकीकृत क्लस्टर विकास योजना भी प्रदेश में संचालित है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट दे रखा है और उससे संबंधित जो जिला, इनका जो क्लस्टर है वो दे रखा है और इसको हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो भरतपुर है, भरतपुर, हनुमानगढ़, बालोतरा और कोटपुतली बहरोड इधर है कृषि उपकरण, स्टोन कार्विंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का काम। तो भरतपुर है वो जाना जाता है आपके स्टोन कार्विंग के लिए। स्टोन कार्विंग, पत्थर पर नक्काशी का काम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से किया जाता है। ठीक है, तो भरतपुर स्टोन कार्विंग, ए में क्या हो जाएगा आपका, ए में 2 हो जाएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ है वो आपके कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही में हो जाएगा 1। बालोतरा, बालोतरा में आपका आ जाएगा टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सी में 3। कोटपुतली बहरोड चाहे अलवर इस क्षेत्र की बात करें तो ये आपके इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन के लिए यहाँ क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन देख लीजिए, 2, 1, 3, 4 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्कीम कब लागू की गई, क्या इसका प्रावधान है इस स्कीम के अंतर्गत, वो भी हमें जानने होंगे। ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बातें सारी डिस्ट्रिक्ट कि भाई भरतपुर में स्टोन कार्विंग से संबंधित, हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण, बालोतरा में टेक्सटाइल और कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन से संबंधित क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का से संबंधित क्वेश्चन है और हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा कथन असत्य है, ये बात हमसे पूछी गई है। आप देखिए, यह योजना 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले तो ये योजना कब लागू की गई और कब तक प्रभावी रहेगी। तो ये जो दे रखा है वो 2030 यहाँ इन्होंने गलत दिया है। ये योजना आपके कब से लागू की गई भाई, जनवरी 2025 को लागू की गई थी और आपके 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है,
तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट ही इन्होंने गलत दिया कि यह योजना 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नहीं, 31 मार्च 2029 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। और इसको कब लागू किया गया? जनवरी 2025 को इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना को कब लागू किया गया था? जनवरी 2025, जनवरी 2026। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना है, ये योजना जनवरी 2025 को लागू की गई, 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट देखिए, सरकार का उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना। सरकार हर संभव यही प्रयास है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्षेत्र में जो बिजनेस हैं, जो उद्यम हैं, इंटर हैं, उनमें तकनीकी कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना है। सरकार का प्रयास है हस्तशिल्प को, हथकरघा को और एमएसएमई को प्रमोट। हाँ, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके तहत प्रदेश के 7 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, 7 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब है कि भाई सारे लोग आके एक ही जगह पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर 7 जिलों में विकसित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत। ये भी सही स्टेटमेंट है। हाल ही में इस योजना के लिए 58 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। हाल ही में, अभी जनवरी के मंथ में ही ये करंट अफेयर में आया है कि भाई इस योजना के लिए इस वर्ष 58 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। तो कई बार इस तरह का ऑप्शन देख के उनको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जहां तक पॉसिबिलिटी है इस तरह का अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है तो वो सही देता है, क्योंकि उसका मेन फोकस कहां था? अगर वन लाइनर में, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर सिंगल लाइनर में इस क्वेश्चन को कैसे पूछता कि भाई एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक प्रभावी रहेगी, ये क्वेश्चन मात्र इतना सा था। और यही उन्होंने गलत दिया कि 31 मार्च 2030 तक ना, 31 मार्च 2029 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। बाकी सारी बातें हमें पता थी कि भाई सरकार क्या चाहती है। सरकार एमएसएमई को, हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई को प्रमोट करना चाहती है। इसके लिए क्या करेगी? 7 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करेगी और इसके लिए 58 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। ठीक है, चलिए, तो अपना ऑप्शन तो क्या हो गया? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया यहां से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किराएदार और नौकरों के सत्यापन को आसान बनाने वाले किस ऐप के लिए जयपुर पुलिस को अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहां से देखिए, कोई ऐप है किराएदार और नौकरों को सत्यापन करने के लिए पुलिस ने एक ऐप बनाई है। किराएदार और नौकर हैं, शहर में जो बढ़ती घटना है उनको रोकथाम के लिए एक ऐप बनाई कि भाई इन लोगों का कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको पहचानने में आसानी रहेगी और इससे घटनाएं भी कम होंगी। तो किराएदार और नौकरों के सत्यापन को आसान बनाने के लिए इस ऐप के लिए जयपुर पुलिस को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी वो ऐप का नाम कौन सा है। ई विजिटर्स ऐप, नजर ऐप, राजस्थान संपर्क और राजकोप सिटीजन। तो जो ऐप है वो है आपकी नजर ऐप। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नजर ऐप का संबंध किससे है? राजस्थान पुलिस की ऐप है। किराएदार और जो आपके नौकर हैं उनके सत्यापन के लिए ये ऐप संबंधित है। और इसके लिए सरकार को कौन सा अवार्ड दिया? स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सिंपल सी बात थी, बस इतना ही याद रखना था कि इस ऐप का नाम याद रखना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर पुलिस से संबंधित है, किराएदार और नौकरों के सत्यापन से संबंधित है। ऐप का नाम है नजर ऐप। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। स्पॉट से क्वेश्चन है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, हाल ही में 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर स्ट्रॉन्ग वीमन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? कई सारी बातें क्वेश्चन में है, इनको पहले याद रखना होगा। सबसे पहले बात हुई 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता तो ये फरीदाबाद में आयोजित, कहाँ पे? फरीदाबाद। फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता का। ठीक है, अब यहाँ से वो खिलाड़ी कौन सी हैं राजस्थान की जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते? अगर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? स्ट्रॉन्ग वीमन ऑफ इंडिया का अवार्ड से नवाजा
गया है। तो ये है हमारी खिलाड़ी अनुराग चौधरी, आकांक्षा कुमावत, यश कुमार और कुशाल सिंह। यहाँ से आकांक्षा कुमावत को ये अवार्ड दिया गया है। का नाम है आकांक्षा कुमावत। और ये कहाँ से संबंधित है इनका? आपके जालौर जिले से ये संबंधित है। जालौर की आहोर तहसील है, जालौर जिले की आहोर तहसील से इनका संबंध है आकांक्षा कुमावत का, जिन्होंने 34वीं बेंच प्रेस प्रतियोगिता जो कि फरीदाबाद में आयोजित की गई है उसमें 2 स्वर्ण पदक जीतकर स्ट्रांग वीमन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और हाल ही में स्ट्रांग वीमन ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये आकांक्षा कुमावत ने यह अवार्ड। हाल ही में किसे गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार है। ठीक है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी पीस फाउंडेशन ने यह अवार्ड दिया गया है। गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा ये गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रामकरण यादव, गीता प्रेस गोरखपुर, भरत सिंह भारती, प्रेमलाल गौतम। तो ये अवार्ड दिया गया है। आपके डॉक्टर हैं हमारे कौन? रामकरण यादव जी। डॉक्टर रामकरण यादव जी को ये अवार्ड दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? तो कुछ उत्कृष्ट कार्य किए होंगे इन्होंने, और ये उत्कृष्ट कार्य किए हैं इन्होंने आपके शिक्षा में, समाज सुधार में और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट कार्य किए। ठीक है, तो इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया। इसके लिए डॉक्टर रामकरण यादव, जो कि इनका संबंध है कहाँ से? कोटपुतली बहरोड से। कोटपुतली बहरोड से ये रहने वाले हैं। कोटपुतली बहरोड। डॉक्टर रामकरण यादव गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रामकरण यादव, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किसे भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित किया गया है? मतलब हाल ही में भारत में पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस एक सिस्टम है, मतलब एड्रेस जानने के लिए, मैप को जानने के लिए एक स्वदेशी सिस्टम विकसित किया गया है और उस विकसित सिस्टम का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो वह है कौन सा? भारत मैप, मरुधरा मैप, राजपिन और भारत मैप। ठीक है, तो ये भारत का इंपॉर्टेंट है, पहला है, स्वदेशी है, इंपॉर्टेंट पहला है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्वदेशी है और डिजिटल एड्रेस है। तो इसका नाम है आपका भारत पिन। पहले तो हमें नाम याद रखना है कि इसका नाम है भारत पिन। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? दीपक शारदा के द्वारा। इनको विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम है दीपक शारदा, और इन दीपक शारदा का संबंध है राजस्थान के बाड़मेर जिले से। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर जिले से इनका संबंध है दीपक शारदा का, जिन्होंने भारत पिन, जो कि भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, जिन्होंने ये विकसित किया है। अब ये कैसे वर्क करता है भारत पिन? भाई यूपीआई जो पिन होता है, उस यूपीआई पिन की तरह 7 डिजिट का कोई कोड होता है। 7 डिजिट का इसमें कोड होता है, उसके द्वारा स्कैन करोगे आप तो हमें लोकेशन मिल जाएगी। तो ये हमें याद रखना है। दो याद है कि ये डेवलप किसने किया? तो दीपक शारदा ने। ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है और इसका नाम है सिस्टम का भारत पिन। ठीक है, भारत पिन। इस तरह से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने हाल ही में इंटांस द्वारा आयोजित हुई है पावर ऑफ वेट अभियान में भाग लिया? कई सारे फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा इस पावर ऑफ वेट के बारे में। ये क्या है? एक मतलब ये अभियान का नाम है पावर ऑफ वेट अभियान। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है? इंटांस द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इसमें किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? 3 फैक्ट्स हैं। पावर ऑफ वेट अभियान इंटांस द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किसे किया गया है? ठीक है,
तो इसका संबंध किससे है इस अभियान के बारे में पहली बात तो हमें ये जानना होगा। तो ये अभियान है आपके गिद्ध संरक्षण, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है हमें, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण से, गिद्धों के पारिस्थितिकी तंत्र से ये संबंधित है और ये इसका गिद्ध संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, ठीक है। इससे ये संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है पावर ऑफ वेट अभियान का संबंध किससे है, तो ये है आपके गिद्ध संरक्षण से। कहा, इंटास द्वारा आयोजित किया गया। अब इसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है, वो है आपके ललित कुमार भारद्वाज। इसको ललित कुमार भारद्वाज जी को इससे सम्मानित किया गया है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ललित कुमार भारद्वाज जी का संबंध है कहां से, भरतपुर से। तो ये अभी हमें याद रखना होगा कि भाई हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से ललित कुमार भारद्वाज जी को सम्मानित किया गया, इनका संबंध कहां से है, तो ये भरतपुर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन ये है कि पावर ऑफ वेट अभियान का संबंध किससे है, तो गिद्ध संरक्षण से ये तो ललित कुमार भारद्वाज जी इनको इससे सम्मानित किया गया, पहला ही ऑप्शन अपना राइट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 से 18 जनवरी को रुड़की में आयोजित हुई है नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की हैं पैरा पावर लिफ्टर हैं। क्वेश्चन को समझिए, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि भाई नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, तो पहला फैक्ट दिया इन्होंने भाई रुड़की में ये आयोजित हुई, ये बात हमें याद रखनी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पैरा पावर लिफ्टर हैं, जो भी खिलाड़ी हैं वो पैरा हैं, पैरा पावर लिफ्टर खिलाड़ी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तीसरा, उन खिलाड़ी का संबंध कहां से है, जयपुर से उनका संबंध है, ठीक है। और उन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और बताना है उस खिलाड़ी का। ऑप्शन है सुनीता धोबी, साक्षी नेगी, कुसुम पवार और रीना कटारिया। तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की पैरा पावर लिफ्टर हैं सुनीता धोबी, ये हमें याद रखना होगा, सुनीता धोबी, ठीक है। ये नाम हमें याद रखना है, सुनीता धोबी, जो कि पैरा पावर लिफ्टर हैं और इन्होंने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ आयोजित हुई है, आपके रुड़की में आयोजित हुई है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है कि सुनीता धोबी का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। खेल के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रुड़की में आयोजित हुई, उसमें सुनीता धोबी ने पदक जीता है, क्या संबंध किससे है, तो ये पैरा पावर लिफ्टर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दे रखा है बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, श्री रामदेव पशु मेला पर्वतसर नागौर और पतंग महोत्सव जयपुर के बारे में बात की गई। तो ये बात तो सही है कि पतंग महोत्सव तो जयपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। रामदेव पशु मेला इन्होंने दिया है पर्वतसर नागौर, ये जो कि गलत है। रामदेव, श्री रामदेव जी का जो पशु मेला है वो आपके पर्वतसर में नहीं, मानसर में आयोजित किया जाता है। मानसर नागौर में ही है, मानसर नागौर में ये आयोजित किया जाता है। और कब, ये भी हमें याद रखना होगा, माघ की पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को, मतलब माघ एकम से पूर्णिमा को ये आयोजित किया जाता है, पूरा ही याद रख लेंगे। माघ एकम से माघ की पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है मानसर नागौर में। तो एक तो हमारा ये असुमेलित है, ये गलत है। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, सही बात है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की बात की गई, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बाड़मेर में आयोजित नहीं किया जाता, ये आपके बीकानेर में आयोजित किया जाता है। तो बाड़मेर में क्या, बाड़मेर में जो आपका थार महोत्सव है, थार महोत्सव है वो बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। तीनों को हमें याद रखना है, बाड़मेर में थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाता है।
तो इसका मतलब पहला और तीसरा जो युग्म है वो असुमेलित है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, असुमेलित युग्म की बात की है। अगर पूछता कि कौन सा सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, तो हमारा कौन सा सुमेलित होता है, मरु महोत्सव और पतंग महोत्सव। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इंपॉर्टेंट बात, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है, फेंके नहीं हमें दें अभियान का शुभारंभ 27 जनवरी 2024 को बीकानेर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमें दें अभियान है, 27 जनवरी 2024 को शुभारंभ किया गया है और बीकानेर में शुभारंभ किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है, फेंके नहीं हमें दें अभियान कहाँ संचालित किया गया, किस जिले से संबंधित है, तो ये बीकानेर जिले से संबंधित है। बिल्कुल सही बात, पहला स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई फेंके नहीं हमें दें अभियान का संबंध क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। तो आजकल लोग क्या है, पहले से ही चला रहा है कि नवजात जो बच्चे हैं उन नवजातों को असुरक्षित स्थानों पर फेंक देते हैं। तो सरकार चाहती है कि भाई उनको फेंकने के बजाय पालना गृह है या सरकारी आश्रयों को सौंपते हैं, ये इसका उद्देश्य है। तो ये हमें याद रखना है कि फेंके नहीं हमें दें, ये जो पहल है सरकार की वो बीकानेर में स्टार्ट की गई है और ये 27 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई। सॉरी 2024 को नहीं, 2026, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 नहीं है 2026 है। फेंके नहीं हमें दें अभियान 27 जनवरी 2026 को बीकानेर में प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नवजातों को असुरक्षित स्थानों पर फेंकने के बजाय पालना गृह या सरकारी आश्रयों को सौंपने हेतु जागरूकता फैलाना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में गफरुद्दीन मेवाती जोगी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है का संबंध किस कला से है। तो हाल ही में पद्म पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें राजस्थान के 3 लोगों को पद्म ये अवार्ड है इनसे सम्मानित किया गया है। अब ये 3 लोग कौन कौन हैं, ठीक है, इसमें से एक है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। अब इन हमसे पूछा गया है कि गफरुद्दीन मेवाती जोगी का जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किस कला से संबंधित है, अलगोजा वादन, भपंग वादन, उस्ता कला और नट वादक। तो ये है आपके भपंग वादन है। कौन? भपंग वादन एक कला है, इससे ये संबंधित है। इनकी एक खास बात याद है कि एक पांडुन का कला कोई होता होगा, पांडुन की कला, पांडुन की कला, इसके ये अकेले पूरे भारत में मतलब पांडुन की कला के अकेले कलाकार हैं। ठीक है, तो ये भपंग वादक हैं, पांडुन की कला इस भपंग से ही संबंधित होगी जहां तक मेरा मानना है। तो ये इससे संबंधित है और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला की श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया कि एक तो आपकी कौन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को इससे सम्मानित किया गया है। तो दूसरे व्यक्ति हैं वो है आपके तगाराम भील, तगाराम भील, इस तगाराम भील को भी इससे सम्मानित किया गया है और ये हैं आपके अलगोजा वादक। ठीक है, तगाराम भील जो अलगोजा वादक हैं इनको भी आपको कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरा है आपके स्वामी ब्रह्मदेव, स्वामी ब्रह्मदेव हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की, जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपके कहां से संबंधित है, समाज सेवा से, समाज सेवा से संबंधित हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया पद्मश्री। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को, राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें पहले हैं गफरुद्दीन जोगी जिनको कला के क्षेत्र में भपंग वादन के लिए दिया गया, दूसरे हैं तगाराम भील जिनको अलगोजा वादक कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया, तीसरे हैं स्वामी ब्रह्मदेव जिन्होंने जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। ये समाज सेवा से संबंधित है। इस क्षेत्र में भी पूछा गया है, अभी तीनों को देखे मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तीनों का ये सामने दे देगा और इस तरह से या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तीनों का नाम दे देगा एक साथ, निम्नलिखित में से किस हस्ती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है।
ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन है, सबसे छोटी है। पहली बात तो पूछना क्यों पूछा गया है कि सबसे छोटी है, सबसे जंगली है, इसलिए ये पूछा गया है। और इस बिल्ली का नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में देखी गई है? केवलादेव राष्ट्रीय, रणथंभौर, शेरगढ़ अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य में। तो ये जो बिल्ली है हाल फिलहाल देखी गई है आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य में। तो हमें याद रखना होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान के बारां जिले में ये स्थित है। ठीक है, अब ये जो बिल्ली है इससे पहले सरिस्का में देखी गई थी 2025 में, उससे पहले आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में ये देखी गई थी। खासतौर पर ये श्रीलंका और भारत में ही पाई जाती है। एक बार ये नेपाल में भी देखी गई है। तो ये इसकी खास बात है, इसलिए पूछी गई है। इस कैट का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बिल्ली को देखा गया, तो रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। कहाँ? शेरगढ़ अभ्यारण्य में। यहाँ से याद रखना सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका सीता माता अभ्यारण्य स्थित है आपके प्रतापगढ़ जिले में। और रणथंभौर सवाई माधोपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में है। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा है किससे संबंधित है? ये भारत से संबंधित है। तो राजस्थान के करंट अफेयर से जो संबंधित क्वेश्चन थे 24 क्वेश्चंस, इनको हमने डिस्कस किया। और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और भारत के संदर्भ में जो कि हमने बात की थी, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके खेल से संबंधित, चाहे साइंस एंड टेक और अवार्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जनवरी मंथ के, उनको डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।